कक्षा 11 में पढ़ने वाला एक लड़का जो कि दिल्ली के पास ग्रेटर नोएडा में रहता है। अभी 15 नवंबर 2022 तक उसके पास कमरा था, लेकिन जिस कमरे में वो रहता था, जिस मकान में वो रहता था, वो मकान अचानक से बिक जाता है। उसके साथ ही नए कमरे की तलाश में जुट जाते हैं। वो कई जगह जाकर कमरा लेते हैं, कहते हैं कि हमें किराए पर रहना है, लेकिन कमरे मिल तो जाते हैं रहने के लिए। लेकिन जब भी मकान मालिक उनसे उनका नाम, उनका आधार कार्ड मांगते हैं, तो नाम देखकर, आधार कार्ड देखकर कहीं ना कहीं वो बेचैन हो उठते हैं। उनकी शक्ल में तो कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन नाम देखकर वो लगता है जैसे कि ये कोई और नहीं, श्रद्धा का कातिल आफताब पूने वाला हो। इसी तरह से लगातार 10 दिन से ज़्यादा का समय बीत जाता है, लेकिन उस लड़के को कमरा नहीं मिलता। लड़के का नाम उवैस खान है। उवैस खान जैसे इस हिंदुस्तान के अंदर कितने ही लड़के ऐसे हैं जो पढ़ना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं। एक लड़का कत्ल करता है, श्रद्धा के 35 टुकड़े कर देता है, और ना जाने कितने लड़कों को अपनी ईमानदारी का सबूत जगह जगह देना पड़ता है। कितने ही लोग आज बेवजह पिस रहे हैं, परेशान हो रहे हैं। और इससे भी बड़ी परेशानी तब होती है जब मीडिया के कोई व्यक्ति किसी से सवाल पूछता है और वो अपना असली नाम छुपाकर कुछ और नाम लेता है, तो आग में घी जैसा काम हो जाता है। इससे और भी कहीं ना कहीं जो विश्वास होता है एक दूसरे के प्रति, वो भी टूट जाता है। आज की कहानी उसी लड़के पर है जिसका असली नाम तो कुछ और होता है, लेकिन वो बताता कुछ और है। जिस तरह से लोग आफताब पूने वाला के लिए फांसी की मांग करते हैं, ठीक वैसे ही उस व्यक्ति की मानसिकता, उसकी सोच के खिलाफ एक आवाज़ बुलंद होती है और पुलिस से कोशिश की जाती है कि कम से कम समय में इसको ढूंढकर इसको फांसी की सज़ा से कम नहीं मिलनी चाहिए। लेकिन जैसे ही उसका असली नाम सामने आता है तो लोग एकदम शांत हो जाते हैं, मूक बधिर जैसे हो जाते हैं, कुछ बोलने की स्थिति में नहीं रह पाते। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं उस्मान सैफ़ी। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, ये सच्ची घटना दिल्ली से शुरू होती है और पूरे हिंदुस्तान में जगह जगह फैल जाती है। दरअसल एक लड़की जो कि पालघर महाराष्ट्र की रहने वाली थी, मलाड में रहकर उसने एक मल्टीनेशनल कंपनी के लिए काम किया और वहीं पर उसे एक लड़के आफताब अमीन पूने वाला से दोस्ती हो जाती है। परिवार से बगावत करते हुए वो लड़की एक लड़के के साथ चली जाती है जिसका धर्म, जिसकी जाति उससे बिल्कुल भी मेल नहीं खाते थे। बार बार वो लड़का उसको परेशान करता था, उसको टॉर्चर करता था। उसको बेवजह परेशान करने के बाद भी वो लड़की उसके साथ रहती है, उसके लिव इन रिलेशनशिप में रहती है, और इसके पीछे कोई और वजह नहीं थी, उस लड़के की ही वजह थी। वो गलतियों पर गलती करता था और उसके बाद फिर गिरगिट की तरह रंग बदलकर उस लड़की से बार बार माफ़ी मांग लिया करता था। वो माफ़ी मांगता था, लड़की माफ़ कर दिया करती थी, उसके घर वालों ने भी माफ़ कर दिया, लेकिन ना जाने क्यों वो लड़की ऐसे दलदल में धंसती चली जा रही थी। दोनों वहाँ से यानी कि मलाड मुंबई से रुख करते हैं सीधा दिल्ली की ओर, और दिल्ली के मेहरौली थाना क्षेत्र के छतरपुर में आते हैं। और वहाँ आने के बाद वो लड़का 10वें दिन उस लड़की के साथ ऐसा करता है जिसकी किसी ने भी कोई कल्पना नहीं की थी। उस लड़की के 1-2 नहीं 35 टुकड़े करता है, और 35 टुकड़े करने के बाद जंगल में इधर उधर लाश के टुकड़ों को फेंक देता है। और जैसे ही ये बात मीडिया के माध्यम से सर्व समाज को पता चलती है तो लोगों के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। लोग सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि इंसानों के बीच में कुछ ऐसे भेड़िए भी रहते हैं जिन्हें इंसानों को इंसानों से प्यार ही नहीं है, ऐसे जैसे गाजर मूली की तरह काट देते हैं, ठीक वैसे ही। इसके बाद पुलिस इस मामले की जांच पड़ताल में जुट जाती है और लगातार आज 25 नवंबर 2022 को 13वां दिन होता है। दिल्ली पुलिस अलग अलग 4 राज्यों में जाने के बाद सबूत इकट्ठा करने की कोशिश करती है। सबूत ठीक वैसे ही मिलते हैं जैसे समुद्र के किनारे कोई व्यक्ति खड़ा होकर वहाँ से मुट्ठी भर रेत उठाता है, और रेत उठाने के बाद जैसे ही उस मुट्ठी में देखने की कोशिश करता है तो मुट्ठी उसकी हर बार खाली ही नज़र आती है। ठीक वैसे ही दिल्ली पुलिस के सामने कुछ ऐसे ही हो रहा था, और इसी बीच में एक ऐसा काम होता है जिसकी किसी ने कल्पना नहीं की थी। दरअसल चांदनी चौक का माजरा है। एक लड़का जो दिल्ली में मजदूरी करके अपना जीवन यापन कर रहा था, उस दिन उसको मजदूरी मिलने के बाद वो सीधा चांदनी चौक चला जाता है। सोचता है कि शाम का वक्त है, क्यों ना लाल किला देखा जाए। और लाल किला जैसे ही देखने के लिए उसने कोशिश की तो सामने कुछ लोगों की भीड़ वहाँ पर जमा थी। तभी एक महिला पत्रकार ने उस भीड़ में से लोगों से पूछना शुरू किया, आफताब को क्या सज़ा मिलनी चाहिए, आफताब के खिलाफ क्या होना चाहिए। इसी तरह के तमाम सवाल थे, और वो सवाल करते करते एक लड़के के सामने जैसे ही माइक लगाया जाता है, वो लड़का जोश में आ जाता है, और जोश में आने के बाद कुछ ऐसी बात करता है कि ये तो ऐसा ही है, और चाकू पे चाकू चलाओ,
35 नहीं 36 टुकड़े कर दो, इस तरह की जो बातें करता है। उस लड़की ने उस 50 सेकंड की वीडियो को जो रिकॉर्ड किया और रिकॉर्ड करने के बाद आखिर में अंत में उससे पूछा कि तुम्हारा नाम क्या है, ये ट्रेनिंग कहाँ से मिलती है। वो कहता है कि ट्रेनिंग की क्या ज़रूरत है, बस चाकू ही तो चलाना है, एकदम से टुकड़े हो जाएंगे। वो कहती है तुम्हारा नाम क्या है, तो कहता है मेरा नाम राशिद खान है और मैं बुलंदशहर में रहता हूँ। बस इतना था कि उतना ही हिस्सा कि तुम्हें ट्रेनिंग कहाँ से मिलती है, तुम्हारा नाम क्या है और तुम कहाँ रहते हो, ये हिस्सा जब लगातार सोशल मीडिया पर वायरल होता है, एक तरफ श्रद्धा की खबर जितनी वायरल होती है, एक तरफ आफताब को फांसी दिलाने के लिए पुलिस की जितनी भी कार्यप्रणाली थी वो वायरल होती है, लोगों तक एक एक सूचना पहुंचती है, उससे कहीं ज़्यादा इस राशिद खान की न्यूज़ वायरल हो जाती है। जैसे ही मामला बुलंदशहर तक पहुंचता है, बुलंदशहर के एसएसपी तक पहुंचता है, पत्रकार वही माइक जैसा चांदनी चौक में उस लड़की ने उस लड़के के सामने लगाया था, वैसा ही माइक पत्रकार लगा देते हैं एसएसपी के सामने। एसएसपी श्लोक कुमार से पूछते हैं कि एसएसपी साहब, एक लड़का जो खुद को बुलंदशहर का बताता है, आपका इसके बारे में क्या कहना है। ये राशिद खान नाम का लड़का जो इतनी बड़ी बात कर रहा है, आपत्तिजनक बयान दे रहा है, इसमें आपका क्या कहना है। जाहिर सी बात थी, जैसे कि दिल्ली पुलिस पर लगातार दबाव बन रहा था कि आफताब के मामले में जल्द से जल्द सबूत जुटाए जाएं, चाहे उसका पॉलीग्राफी टेस्ट हो, चाहे उसका नार्को टेस्ट हो, चाहे उसके खिलाफ कोई भी डीएनए टेस्ट की रिपोर्ट हो, कुछ भी हो, लेकिन सबूत जुटाने चाहिए। सबूत जुटाकर उसके खिलाफ कम से कम समय में सज़ा दिलानी चाहिए। वैसे ही जब पत्रकारों ने बुलंदशहर के एसएसपी से सवाल किए तो बुलंदशहर के एसएसपी भी कहीं ना कहीं प्रेशर में आते हैं, दबाव में आते हैं। लखनऊ से भी फ़ोन आता है, दिल्ली से भी फ़ोन आता है कि इस मामले की जल्द से जल्द जांच करिए और इसमें कार्रवाई करिए। उसके बाद एक सब इंस्पेक्टर को इस मामले की जांच दी जाती है। इस व्यक्ति की तलाश में जुट जाते हैं और ये व्यक्ति जो होता है, जिसका नाम होता है राशिद खान। राशिद खान को तलाशने की जब कोशिश कर रहे थे तो राशिद खान मिल जाता है। बुलंदशहर की एक तहसील है सिकंदराबाद, और सिकंदराबाद तहसील का एक गांव लगता है मौलाबाद। दरअसल चोखे लाल का एक लड़का है जिसकी उम्र अभी ज़्यादा नहीं है, 22-23 साल के आसपास। अभी बीए फर्स्ट ईयर का वो स्टूडेंट है और इसने हाल ही में यानी कि 2021 में उसने अभी 12वीं की परीक्षा पास की थी। 12वीं परीक्षा पास करने के बाद वो यहाँ से दिल्ली की ओर रवाना हो जाता है। दिल्ली में जाकर मेहनत मजदूरी करने की कोशिश करता है, क्योंकि उस लड़के के खिलाफ सिकंदराबाद में और साथ ही ग्रेटर नोएडा में और नोएडा में कई आपराधिक मुकदमे दर्ज थे, बाइक चोरी के, तो कभी उसके पास अवैध रूप से हथियार पाए जाते थे। माँ बाप इतने परेशान होते हैं, उसके आगे हाथ जोड़ते हैं, कहते हैं कि तुम यहाँ से चले जाओ, हम तुमसे दुखी हो चुके हैं। तभी वो अगस्त सितंबर के महीने में बुलंदशहर के सिकंदराबाद का जो अपना गांव लगता है मौलाबाद, उसको छोड़कर सीधा चला जाता है दिल्ली। वहाँ जाकर मेहनत मजदूरी करता था। वो बिल्कुल भी नहीं जानता था कि जिस जगह वो खड़ा है, जहाँ पत्रकार उसे सवाल कर रहे हैं और जिस तरह से वो बेबाकी के साथ जवाब देने की कोशिश कर रहा है, वो बोल क्या रहा है। पढ़ा लिखा होने के बाद भी उसकी बुद्धि एकदम से कुंद हो चुकी थी। सवाल का जवाब बड़ी शातिर तरीके से दे रहा था, लेकिन उससे शातिर पने की बात जब निकल के सामने आती है, पता चलता है कि उसके खिलाफ पहले से मुकदमे हैं। वो सचमुच शातिर है, और इससे भी बड़े शातिर पने वाली बात ही थी कि वो राशिद खान नहीं था बल्कि विकास कुमार होता है। जब उससे इंस्पेक्टर साहब या पुलिस वाले पूछते हैं कि तुमने अपना नाम राशिद खान ही क्यों लिया, तो वो चौंकाने वाली बात करता है। वो कहता है कि साहब, मेरे गांव के पास एक गांव है गेसीपुर, और गेसीपुर में रहने वाला एक लड़का है जिसका नाम है राशिद खान। राशिद खान का भी हाथ यहाँ से कटा हुआ है और इस विकास कुमार का भी हाथ यहीं से कटा हुआ है। इसको शुरू से ही दाढ़ी बढ़ा कर रखने की आदत थी। जैसे क्या पड़ोसी गांव गेसूपुर का रहने वाला राशिद खान है, वैसे ही तो लोग इसे प्यार से जब दाढ़ी बढ़ा के रखता था तो मुल्ला जी कहते थे। हाथ कटा इसका भी है, हाथ कटा दूसरे पड़ोसी गांव के लड़के का भी है। तो जब दोनों के हाथ कटे हुए हैं तो जैसे उसको राशिद खान कहते हैं, वैसे ही प्यार में इसको राशिद खान कहते हैं। और उससे राशिद खान बार बार जब इसका नाम लिया जाता है तो उसे ऐसी आदत पड़ जाती है कि वो लोग विकास के नाम से उसे कम बुलाते हैं, उसे राशिद खान के नाम से ज़्यादा बुलाते हैं। उस दिन ये भी वहाँ भी ऐसे ही होता है चांदनी चौक में, जब महिला पत्रकार उसे सवाल करती है। सवाल के बाद उससे नाम पूछती है कि तुम्हारा नाम क्या है, तुम कहाँ के रहने वाले हो। जोश में आकर कहता है मेरा नाम राशिद खान है और मैं बुलंदशहर का रहने वाला हूँ। लेकिन जब उससे पुलिस यहाँ गिरफ्तार करती है तब सच सामने आता है, लोगों को पता चलता है। लेकिन एक झूठ बोलने से उसकी मानसिकता तो खैर पता चली ही जाती है, लेकिन ना जाने कितने ऐसे राशिद खान हैं जिन्हें अपनी ईमानदारी का सबूत देना पड़ता है। जैसे क्या मैंने शुरुआत में कहा था कि उवैस खान पढ़ना चाहता है, एक कमरा लेना चाहता है, लेकिन उसे किराए पर कमरा नहीं मिल रहा है। ऐसे ना जाने कितने शहर, कितनी जगह हैं जहां लोग
आगे बढ़ना चाहते हैं, लेकिन इस तरह से श्रद्धा का कत्ल करके 35 टुकड़े करके आफताब ने न केवल उसका कत्ल किया है बल्कि इंसानियत का कत्ल किया है, बल्कि विश्वास का, किसी यकीन करने वाली बातों पर अब लोगों का जी नहीं चाहेगा और ऐसे ही भविष्य में दिक्कतें और परेशानी बढ़ती रहेंगी। लेकिन जिम्मेदारी यहाँ कहीं ना कहीं मीडिया की बनती है। मीडिया को ऐसे सवाल नहीं करने चाहिए, मीडिया को कम से कम ऐसी चीज़ें नहीं उखाड़नी चाहिए जिससे क्या लोगों में नफ़रत की बात, नफ़रत की भावना एक दूसरे के खिलाफ ज़्यादा बढ़े। और यहाँ भी कुछ ऐसे ही हुआ है। मीडिया की जो अपनी जिम्मेदारी थी, मीडिया का जो अपना काम था, उसे ईमानदारी से ना निभाकर बस एक ही काम है, बस ज़्यादा से ज़्यादा लाइक मिल जाएं, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर मिल जाएं, ज़्यादा से ज़्यादा लोग उनकी न्यूज़ को देखें और ज़्यादा से ज़्यादा इनकम हो जाए। अपनी इनकम हो तो हो, किसी का घर बर्बाद हो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। भारत के घरों की नींव भले ही कितनी कमज़ोर हो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। जो मीडिया कर रही है शायद उससे कहीं ना कहीं जो घरों की नींव है वो कमज़ोर पड़ रही हैं और आपस में एक दूसरे के प्रति जो भारतीय संस्कृति है, जहाँ पर अलग अलग भाषाएं, अलग अलग बोलियां बोली जाती हैं, अलग अलग धर्मों के लोग रहते हैं, वो कहीं ना कहीं एक दूसरे से बिखर रहे हैं। मीडिया की जिम्मेदारी बनती है सब लोगों को एक साथ जोड़कर चलने की कोशिश करें। लाइक, शेयर और कमेंट के चक्कर में ना पड़कर, ज़्यादा पैसे कमाने के चक्कर में ना पड़कर अपना काम ईमानदारी से करें, तो वो लड़की शायद जो चीज़ बार बार उससे कहलवाने की कोशिश कर रही थी वो कहलवा ही नहीं पाती। दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है। जाते जाते कुछ लोगों के जो जन्मदिन हैं उसमें राजा राम यादव हैं मिर्ज़ापुर से, ऋषभ तिवारी हैं शमशाबाद से, समीर मंसूरी गुजरात से हैं, गरिमा मेहरावण सर और दुर्गेश रायबरेली से हैं। इन सभी को जन्मदिन की बहुत सारी शुभकामनाएं, बहुत बहुत मुबारकबाद। साथ ही कुछ लोगों ने नाम लेने की अपील की थी, जिसमें पूजा कुमारी हैं, मुशर्रफ अली हैं, इब्राहिम अंसारी, सानिया वैशाली भगत, शैलेश यादव आगरा से हैं, आरती सिंह, कविता यादव, रूही शेख, मोहम्मद तासिम आलम, खलील अहमद, साकिब खान, जोगिंदर गौरिया, हरजेश उपाध्याय अलीगढ़ से, अंजलि मोनिका हैं, पूनम चौहान हैं, हितेश वर्मा हैं, वीरेंद्र थापा नेपाल से हैं, प्रकाश चंद मेघवाल चित्तौड़गढ़ से हैं, मीना यादव, मुन्नी नाज, शिल्पी, गुड्डी देवी, मोहम्मद अनस, दीपक जायसवाल, मोहम्मद आमिर। इन सब लोगों ने नाम लेने की अपील की थी, लेकिन कुछ नाम इनमें ऐसे हैं जिन्होंने कल की स्टोरी में बहुत अच्छे कमेंट किए थे, जिनसे कई बार दिल भर आता है। ऐसे ही कमेंट किए थे, दिल को छूने वाले कमेंट किए थे, इसलिए उनका नाम लिया गया है। आप सब लोग अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत।